हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक बार इन दोनों के फंक्शंस देख लेते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर, तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने शेर खड़ा है, तो तब जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्सेज होंगे वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर आएंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली अगर शेर तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम्हारा हार्ट का फंक्शन बढ़ जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट के फंक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे। अब सांस फूल जाएगी उस शेर को देख के, तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा। जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन हो तब तुम्हें खाना पचाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ग्लैंड्स के सेक्रीशन की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट स्वेट, क्योंकि भैया इतने बड़े शेर को देख के पसीना तो आ ही जाएगा। यूरिन आउटफ्लो घट जाता है और प्यूपिल बड़े हो जाते हैं क्योंकि बड़ा शेर है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब इसका जो ऑपोजिट एक्शन है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में होगा। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में हार्ट एक्शन जो होता है वो घट जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, जीआईटी में डायरिया हो जाता है अगर पैरासिम्पथेटिक एक्शन ओवर एक्टिवेट हो जाए तो। ग्लैंड्स जो हैं उनकी सेक्रीशंस बढ़ जाती हैं और वाटरी सेक्रीशंस होती हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम में जो होती हैं वो थिक सेक्रीशंस होती हैं। जो ब्लैडर है वो उससे यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाता है, और जो प्यूपल है उसमें मायोसिस हो जाता है, बेसिकली कंस्ट्रक्ट हो जाता है प्यूपल। अब मूविंग ऑन टू पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है कोलिन से, जो कि बाद में स्टोर हो जाता है जाके वेसाइकल में। तो जब भी नर्व इम्पल्स या फिर स्टिमुलाई आता है तो एसिटाइलकोलिन जो होता है वो साइनाप्स में निकल जाता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है बाय एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। तो आफ्टर अ वाइल एसिटाइलकोलिन को मेटाबलाइज कर दिया जाता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के द्वारा। और फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ और एक्शन को रोकते हैं, तो एक बार उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट बीइंग हेमिकोलिनियम, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो मतलब ओनली हाफ ऑफ द कोलिन इज एंटरिंग द नर्व्स, ठीक है। एक हो गया वेसामिकॉल। वेसामिकॉल जो है ये एसिटाइलकोलिन की वेसिकल्स में एंट्री बंद कर देता है, तो बेसिकली जो एसिटाइलकोलिन स्टोर हो रहा है वेसिकल्स में उसको रोक देता है वेसामिकॉल। और एक है बॉटुलिनियम टॉक्सिन। बॉटुलिनियम टॉक्सिन क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है साइनाप्स में उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब बाकी ये सब तो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को घटाती ही हैं। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो भी ड्यूरेशन को घटाता है एसिटाइलकोलिन के एक्शन की, ठीक है। अब बेसिकली पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बीइंग द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, सेकंड बीइंग द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो इनके डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो गैंग्लिया में पाए जाते हैं, और दोनों के सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के। और एनएम मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में पाए जाते हैं। ये निकोटिन रिसेप्टर जो होते हैं इनको ऑप्टिमल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, ना कम ना ज़्यादा। जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, M1 जो मिलता है वो स्टमक में होता है, M2 जो होता है वो हार्ट में होता है, जो M3 होता है वो बाकी अदर प्लेसेस पे होता है, प्यूपल, ब्रोंकस, जीआईटी, ब्लैडर, ग्लैंड। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं ये याद रखने के लिए ऐसे याद कर लो। पहले खाओ पियो, यानी कि M1 इन स्टमक, फिर दिल लगाओ मतलब M2 इन हार्ट, और बाकी सारे काम बाद में। खाओ पियो स्टमक, दिल लगाओ M2, बाकी सारे काम बाद में मतलब M3, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, बेसिकली कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं ये दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट बीइंग द डायरेक्टली एक्टिंग एंड द अदर बीइंग इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं ये सीधा रिसेप्टर पे ही काम कर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज पाइलोकार्पन। पाइलोकार्पन क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर मियोसिस ऑफ प्यूपल कराता है, प्यूपल को छोटा करता है। हेंस इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। एक दूसरा है बेथानिकॉल। बेथानिकॉल जो है ये यूरिनरी ब्लैडर पे काम करता है। ये पाइलोकार्पन और बेथानिकॉल जो थे ये थे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। अब हम इनडायरेक्टली एक्टिंग पे आ जाते हैं। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर्स पे इनडायरेक्टली काम करते हैं। बेसिकली ये एसिटाइलकोलिन को बढ़ाते हैं जो कि जाके फिर रिसेप्टर्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये इसको इनहिबिट करने से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो उससे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और फिर एसिटाइलकोलिन जाके रिसेप्टर पे काम कर देगा, ठीक है।
अब इनडायरेक्टली एक्टिंग की ना दो कैटेगरीज होती हैं, एक रिवर्सिबल ड्रग होते हैं, एक इरिवर्सिबल ड्रग होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, और इरिवर्सिबल जो इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देंगे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द रिवर्सिबल ड्रग्स। तो रिवर्सिबल ड्रग्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब लिपिड सॉल्युबल में एक एग्जांपल हमें याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन जो है ये लिपिड सॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा आराम से। मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा तो हम इसको एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में देते हैं। ठीक है, और ये ब्रेन में भी घुस जाएगा क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से क्रॉस कर पाएगा, तो फिर ये एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं। तो फाइजोस्टिगमिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक, बाकी अदर एग्जांपल्स फॉर लिपिड सॉल्युबल आर टैक्रीन। टैक्रीन जो है वो हेपाटोटॉक्सिक होता है। बाकी है डोनेपिजिल, रिवास्टिगमिन और गैलेंटामिन। जो डोनेपिजिल, रिवास्टिगमिन और गैलेंटामिन है ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए हम देते हैं, क्योंकि ये भी लिपिड सॉल्युबल है बेसिकली, तो ब्रेन में जा पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अल्जाइमर ड्रग्स में ये वाले देते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग लिपिड सॉल्युबल पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग्स, डोनेपिजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन। मूविंग ऑन टू वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हैं उनमें से प्राइमरी एग्जांपल इज नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, तो इसको ऐसे याद कर लो, नियोस्टिगमिन नहीं है सॉल्युबल। नियोस्टिगमिन ये सॉल्युबल किस में नहीं है, लिपिड में नहीं है सॉल्युबल। अगला है पायरिडोस्टिगमिन। पायरिडोस्टिगमिन भी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। और एक है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग है, तो इनको हम ट्रीटमेंट में देते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के। माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में हम ये लॉन्ग एक्टिंग वाले यूज़ करेंगे, नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन। जो एड्रोफोनियम है ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर लेंगे। बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है, दोनों में ही मसल वीकनेस होती है। तो एक बार ये कोलिनर्जिक ड्रग दे के देख लो, अगर कंडीशन बेटर हुई तो माइस्थीनिया ग्रेविस, अगर कंडीशन और ख़राब हो गई तो फिर बेसिकली कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अब लॉन्ग एक्टिंग तो इसके लिए देंगे नहीं कि पेशेंट को और ज़्यादा खतरा हो जाए, तो एड्रोफोनियम देते हैं क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, 10 मिनट में काम खत्म हो जाता है इसका। Neostigmin and pyridostigmin are longer acting, hence they are used for the treatment of myasthenia gravis. Both neostigmin and pyridostigmin increase acetylcholine, which stimulates nicotinic and muscarinic receptors. ठीक है, moving on. तो नियोस्टिगमिन लाइक ड्रग्स इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन विच विल स्टिमुलेट नॉट ओनली निकोटिनिक बट ऑल्सो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स। अब ये जो नियोस्टिगमिन वाले ड्रग्स हैं इनसे प्रॉब्लम ये होती है कि अननेसेसरी स्टिमुलेशन कर देते हैं M1 M2 M3 का। तो इससे वो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, खाओ पियो दिल लगाओ बाकी सारे काम बाद में, तो वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स होंगे मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से। ठीक है, हेंस अलॉन्ग विद नियोस्टिगमिन लाइक ड्रग्स एट्रोपिन दे देते हैं। एट्रोपिन जो है वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, एट्रोपिन M1 M2 M3 को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो साथ में अगर नियोस्टिगमिन की ये दे दो ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में, तो हमें कोई M1 M2 M3 के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए एक लो डोज ऑफ ये भी एट्रोपिन भी देते हैं साथ में नियोस्टिगमिन लाइक ड्रग्स के। बाकी नियोस्टिगमिन लाइक ड्रग्स विद एट्रोफिन आर आल्सो गिवन फॉर कोबरा बाइट। कोबरा बाइट, एक कोबरा जो है वो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन छोड़ता है, रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में, इसीलिए नियोस्टिगमिन लाइक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं विद एट्रोफिन। ठीक है, अब मूविंग ऑन, अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स एक दूसरा न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ है। अल्जाइमर्स में टैकरीन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है अल्जाइमर्स के लिए। Tacrine was short acting, hence it had to be administered 4 times a day. And secondly, it was hepatotoxic. तो फिर इन डिसएडवांटेजेस की वजह से अल्जाइमर्स के लिए हमने नए ड्रग बना लिए जिनमें ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, डोनेपिजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन। ये सारे लिपिड सॉल्युबल हैं और हेपाटोटॉक्सिक नहीं है, तो ये सीधे चले जाएंगे ब्रेन में। ठीक है, अब अल्जाइमर्स के इसको याद करने के लिए तुम डॉक्टर गोगा ड्रग्स याद कर सकते हो, जो हमारे गोविंद राय गर्ग सर हैं उनके नाम पे, डॉक्टर जी ड्रग्स, डॉक्टर जी ड्रग्स, डोनेपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन। ठीक है, मूविंग ऑन, जो हमने अभी तक पढ़े थे वो थे रिवर्सिबल ये वाले ड्रग्स, रिवर्सिबल पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, उसमें इनडायरेक्टली एक्टिंग में रिवर्सिबल ड्रग्स थे। अब हम चलेंगे आगे, ये हैं इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स।
इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो होते हैं ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को परमानेंटली इनहिबिट कर देंगे। तो उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं उसके एग्जांपल है मेलाथायोन, पैराथायोन। कार्बामेट के एग्जांपल है कार्बेरल और प्रोपोक्सर। ठीक है, ये कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स परमानेंटली इनहिबिट किसको कर देंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि एसिटाइल कोलिन बढ़ता जाएगा और उसको कोई ख़त्म करने के लिए, उसको कोई डिग्रेड करने के लिए हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि ये परमानेंट इनहिबिटर्स हैं। तो बाद में नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग।